गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे हम। बीए सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इसमें मानव भूगोल सेकेंड पेपर है आपका। इसके अंतर्गत हमने अब तक कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों को हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के दो मूल सिद्धांतों को पढ़ा था, जिसमें पार्थिविकता का सिद्धांत हमने पढ़ा और इसके अलावा क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत, जिसका नाम है वातावरण का समायोजन सिद्धांत। नंबर 3 है वातावरण समायोजन सिद्धांत। इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए मानव वातावरण से प्रभावित होता है, वातावरण को प्रभावित करता है। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है। परिवर्तन करने के कारण अपने आप में कुछ अनुकूलन भी करता है, और जो मानव अपने आप में जो अनुकूलन करता है, उस अनुकूलन को ही समायोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें होती है, जैसे मानव के अलावा दो चीज़ें और है जो वातावरण के अंग होते हैं, सजीव जिसको कहते हैं। एक वनस्पति होती है, एक जीव जंतु होती है। वनस्पति और जीव जंतुओं की अपेक्षा प्रकृति ने मानव को श्रेष्ठ बनाया है। क्यों बनाया है श्रेष्ठ? क्योंकि प्रकृति में जो वनस्पति है ये अचल है, यानी कि ये किसी एक स्थान पर अगर लगी हुई है तो धूप, गर्मी, वर्षा सभी मौसम में इसको वहीं पर रहना है, और ये अनुकूलन नहीं कर पाती कुछ, तो इसलिए कुछ वनस्पति वहाँ से नष्ट हो जाती है, कुछ अनुकूलन कर लेती है तो वहाँ रह जाती है। देखिए जैसे ये अभी आप चारों तरफ आपके वातावरण के अगर चारों तरफ आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि चारों तरफ अभी हरियाली है, घास उग रही है। जहाँ घास नहीं होती वहाँ भी घास उग रही है। आपके घर जो पुराने हैं उसमें भी बीच बीच में घास उग जाती है, तो ये घास उग रही है। लेकिन आने वाले कुछ समय में जब जैसे ही सर्दी पड़ने लगेगी तो धीरे धीरे घास पीली पड़ने लगेगी। जब धूप आएगी तो ये घास पीली पड़ करके जल करके नष्ट हो जाएगी, तो ये वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा वनस्पति के संदर्भ में तो ये, लेकिन वनस्पति से बेहतर किसको बनाया है? पशुओं को। पशु क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में समर्थ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाकर पशु क्या है? अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे साइबेरियाई सारस का उदाहरण लेते हैं हम। अभी जयपुर में कई सारे पक्षी आए हैं, वो पक्षी दूसरे स्थान से यहाँ आकर के वहाँ की बहुत ज़्यादा सर्दियों को वो नहीं सह पाते, इसलिए अपने जैसे सर्दी जैसे माहौल के लिए वो सर्दियों में भारत आ जाते हैं, तो यहाँ आकर के वो अनुकूलन कर लेते हैं। वापस जैसे यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती है तो वो वापस उस स्थान पर चले जाते हैं। तो प्रकृति ने जीव जंतुओं को ये ताकत दी है ताकि वो अनुकूलन कर सके। लेकिन प्रकृति ने इन दोनों के अलावा मानव को बहुत श्रेष्ठतर बनाया है। प्रकृति ने मानव को चलने फिरने की शक्ति के साथ सोचने के लिए बुद्धि भी दी है। वो बुद्धि के अनुसार एक ही स्थान के वातावरण को परिवर्तित करके अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। यही वातावरण का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत हमको सिखलाता है। तो इसमें लिखिए हम वातावरण समायोजन के सिद्धांत में विभिन्न प्रदेशों में निर्धारित की गई वातावरण की सीमाओं के अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं, चॉइस जिसको छांट भी कहते हैं, इच्छाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। इसे ही वातावरण का
समायोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वातावरण का समायोजन कहता है। इसके बाद लिखिए वातावरण के दोनों तत्व। दो तत्व होते हैं वातावरण के, दोनों तत्व जैसे कौन कौन से दो तत्व होते हैं? एक तो भौतिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण। वातावरण के अंतर्गत वातावरण के दोनों तत्व भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव अपने रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, परंपराओं और लोक मान्यताओं में बदलाव करके वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। आगे लिखिए उदाहरण के तौर पर प्रकृति ने वनस्पति और पशुओं में, पशुओं बोले तो जंतुओं में पशुओं को श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि वनस्पति अचल है और पशु अपनी इच्छानुसार समायोजन करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर लेते हैं। जबकि इसके आगे लिखेंगे हम, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, जबकि प्रकृति ने मानव को इन दोनों से श्रेष्ठतम बनाया है। उसे चलने फिरने के अलावा सोचने समझने के लिए बुद्धि भी दी है। इसलिए मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में स्वयं को आसानी से अनुकूलित करके वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। यही
वातावरण समायोजन का सिद्धांत हमको समझाता है। क्या है वातावरण समायोजन सिद्धांत में? क्या है, प्रकृति ने जो है वनस्पति को अचल बनाया है, पशुओं को अचल बनाया है। पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के समायोजन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति ने जो है मानव को प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों वातावरण में मानव को श्रेष्ठतम बनाया है। तो वह इन दोनों वातावरण में आसानी से क्या कर सकता है, अपने आप को अनुकूलित करके समायोजन स्थापित करता है। तो ये वातावरण का समायोजन सिद्धांत है। ये आपके तीनों सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर पार्थिव एकता का सिद्धांत था, क्रियाशीलता का सिद्धांत था, एक्टिविटी का, और इसके बाद ये आपका एडजस्टमेंट वाला सिद्धांत है। तीनों सिद्धांत आपके कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे मानव भूगोल के तथ्य। दो विद्वानों के अनुसार आपके कोर्स में दिए गए हैं मानव भूगोल के तथ्य। कौन कौन से मानव भूगोल के तथ्य हैं, उन तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के तथ्य। एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए मानव भूगोल के तथ्य आपके जीन ब्रुंश और हंटिंगटन महोदय के अनुसार है। तो सबसे पहले हम जीन ब्रुंश के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को पढ़ेंगे। जीन ब्रुंश फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है और विडाल डी लावलांस की शिष्य भी है ये। इन्होंने फ्रांस का मानव भूगोल लिखा है। फ्रांस का मानव भूगोल इनकी पुस्तक भी है, वो लिखा है इन्होंने। तो ये क्या है, इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत मानव भूगोल के तीन प्रमुख वर्गों में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन करते हुए मानव भूगोल को दो प्रमुख वर्गों और दो नहीं तीन प्रमुख वर्गों और 6 आवश्यक तथ्यों में विभाजित किया है। प्रत्येक वर्ग में 2 प्रमुख तथ्य बतलाए हैं। देखिए इन्होंने मानव भूगोल के जो तथ्य है उसका वर्णन करते हुए इनको 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग के, दूसरे वर्ग के, तीसरे वर्ग के, इस तरीके से 3 वर्ग के तथ्यों में इन्होंने विभाजित किया है और प्रत्येक वर्ग में इन्होंने 2-2 तथ्य माने हैं। देखिए नंबर 1 करके लिखना आप, प्रथम वर्ग के तथ्य जीन ब्रुंश के अनुसार है। प्रथम वर्ग के तथ्य, प्रथम वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत इन्होंने 2 चीजें मानी हैं। मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग इन्होंने प्रथम वर्ग के तथ्य माने। इसमें इन्होंने 2 चीजें मानी हैं। इसके अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने सड़क और मकान को महत्वपूर्ण माना है। मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग से मतलब है मिट्टी का ऐसा प्रयोग जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। मिट्टी का ऐसा प्रयोग जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ सड़कें और मकान बनाए जाते हैं वहाँ मिट्टी अनुत्पादक होती है, वहाँ से मिट्टी से कुछ भी उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो इसको मानव भूगोल के पहले वर्ग के तथ्य के अंतर्गत इन्होंने माना है। देखिए जीन ब्रुंश ने सड़क और मकान
मकानों को मानव भूगोल के प्रथम वर्ग के तथ्यों में स्थान दिया है, जिसमें इन्होंने आखेट करके जीवन निर्वाह करने वाले की झोपड़ी से लेकर विकसित देशों के गगनचुंबी इमारतों तक के मकानों को शामिल किया है। सड़कों के अंतर्गत छोटी सी पगडंडी से लेकर बड़े बड़े हाईवे और विस्तृत मार्गों को शामिल किया है। तो इसके ये जो है मानव भूगोल के पहले वर्ग के तथ्य थे। जीन ब्रुंस के अनुसार क्या है इसमें, सड़कें और मकान, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग है, सड़कें और मकान को महत्व दिए है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या माना है, इन्होंने इसके अनुत्पादक प्रयोग यानी कि ये दोनों चीज़ें जहाँ जहाँ बनती है वहाँ मिट्टी का कोई उत्पादन नहीं होता, तो इसको इन्होंने प्रथम वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत माना है, जिसमें छोटी सी पगडंडी से लेकर विशालकाय सड़कें और छोटी सी झोपड़ी से लेकर विशालकाय गगनचुंबी इमारतों तक को इसने स्थान दिया है। दूसरे वर्ग के तथ्य लिखते हैं हम। दूसरे वर्ग के तथ्य दूसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत इसने क्या माना है, दूसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत इसने जंतु जगत और वनस्पति जगत पर मानव की विजय की उद्घोषणा की है। जंतु जगत और वनस्पति जगत पर मानव की विजय। इसके अंतर्गत इन्होंने दो तथ्य लिए हमने बात करी है। दूसरे प्रकार के तथ्य हैं, हर वर्ग के अंदर दो तथ्य लिए हैं इन्होंने। इसमें इन्होंने कृषि और पशुपालन को बताया है। कृषि और पशुपालन, इसमें बताया इन्होंने मानव अपनी इच्छानुसार किसी भी भौगोलिक प्रदेश में किसी भी फसल का उत्पादन करके उपयोग कर सकता है एवं किसी भी जंतु को या अनेक जंतुओं को लिख सकते हैं, किसी भी जंतु को पालतू बनाकर उनसे भोजन, दूध, मांस आदि की प्राप्ति कर सकता है।
अतः मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंतु जगत और वनस्पति जगत पर विजय हासिल की है। क्या है इसमें? जंतु जगत और वनस्पति जगत पर मानव ने क्या हासिल कर लिया है? जीत हासिल कर ली है। यानी कि किसी भी फसल को मानव उगा करके उसको अपने उपयोग में ले सकता है। किसी भी जंतु को पालतू बनाकर मानव उसको अपने दूध, मांस आदि के सेवन के लिए उपयोगी कर सकता है। इस तरीके से मानव ने जंतु जगत और वनस्पति जगत पर क्या हासिल कर ली है? जीत हासिल कर ली। इसके अंतर्गत इसके अध्ययन के लिए इसने कुछ प्रदेश बताए हैं, उनको हमको लिखना जरूरी है। इसके अध्ययन के निम्न क्षेत्र ऐसे लिखे इसमें, इसके अध्ययन के निम्न क्षेत्र है, ये लिख लीजिए आप। नंबर 1 पे लिखिए इसमें पशु भूगोल और वनस्पति भूगोल। इसमें लिखिए जलवायु, प्राकृतिक जलवायु के तत्वों में से संबंधित पशु भूगोल और जलवायु। दूसरा फसलों और पालतू पशुओं की उत्पत्ति। तीसरा लिखिए मुख्य अनाज गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चावल। इसके बाद चौथा ऊपर लिखिए आप चार नंबर लिखिए वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, कपास, ऊन आदि। और अंतिम है पांचवा मानवीय प्रवास और स्थानांतरण। इसमें इन्होंने 8 तत्वों को 8 अध्ययन क्षेत्र इसके माने थे, जिसको हमने 5 में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, तो इन्होंने प्राकृतिक जलवायु के तत्व संबंधित पशु भूगोल जलवायु को बतलाया है। फसलों और पालतू पशुओं की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इसको बतलाया है। मुख्य अनाज गेहूँ, राई, जई, जो इसको भी मानव भूगोल के तथ्यों में इन्होंने शामिल किया है। वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को भी मानव भूगोल के तथ्यों में इन्होंने शामिल किया है। मानवीय प्रवास और स्थानांतरण को भी इन्होंने प्रमुख जगह दी है। इसके बाद तीसरे वर्ग के तथ्य कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। नंबर 3 तीसरे वर्ग के तथ्य। तीसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत इन्होंने नंबर 3 करके लिखे तीसरे वर्ग के तथ्य। तीसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत इन्होंने मिट्टी के विनाशकारी उपयोग को शामिल किया है। उपयोग को, मिट्टी के विनाशकारी उपयोग को शामिल किया है, जिसमें इन्होंने बताया है 2 तथ्य इसमें माने हैं। हर वर्ग में इन्होंने 2-2 तथ्यों को महत्वता दी है। तो इन्होंने इसमें किस किस को दी है? मिट्टी के विनाशकारी उपयोग में पशुओं, वनस्पतियों का विनाश और
खनिज संसाधनों का विनाश। शोषण लिखिए, शोषण शब्द सही होगा यहाँ पर। तो इसमें इन्होंने इसको शामिल किया है मिट्टी के विनाशकारी उपयोग में। इसमें क्या है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी के विनाशकारी उपयोग को करता रहा है, जिसमें मानव अपने निजी हित और लाभ कमाने की लालसा में पशुओं, वनस्पतियों का विनाश किया है, साथ ही खनिजों का अंधाधुंध शोषण भी किया है। खनिजों का अंधाधुंध शोषण भी किया है, जिससे लुटेरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। जिससे लुटेरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। इन तथ्यों को हम जो है तीसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लिख लीजिए, इन तथ्यों का अध्ययन हम तीसरे वर्ग के तथ्यों के अंतर्गत करते हैं। तो ये 3 वर्ग के तथ्य थे मानव भूगोल में जीन ब्रुंस के अनुसार, जिसमें पहले हमने देखा था, दूसरा देखा हमने, तीसरा देखा हमने। तीसरे में क्या है, पशु और वनस्पतियों का विनाश, खनिज संसाधनों का शोषण, जिसमें अपनी आवश्यकताओं के लिए मानव पशुओं और वनस्पतियों का शोषण करता है, उनका दोहन करता है, लाभ कमाने के लिए उनका जो है विनाश करता है, और खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, जिससे लुटेरी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। और मानव इसके लिए इन तथ्यों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत इसने शामिल किया है। किसने? जीन ब्रुंस ने। ये जीन ब्रुंस के तथ्य हैं, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम हंटिंगटन महोदय के अनुसार वातावरण के या मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। हंटिंगटन महोदय ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं हम। अमेरिका के विद्वान थे हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, देखिए अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से 2 वर्ग है यहाँ लिख लीजिए आप। हंटिंगटन के अनुसार सारणी बनाएंगे हम, ये डायग्राम बनाएंगे। मानव भूगोल के तथ्य, इसमें एक तथ्य इधर है और दूसरा तथ्य इधर है। पहला तथ्य इनका इधर है, प्राकृतिक वातावरण।
या भौतिक वातावरण। दूसरा तथ्य है इनका सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक कह दीजिए या मानवीय कह दीजिए। इसके अंतर्गत इन्होंने पहला लिया है पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, दूसरा इन्होंने लिया है पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, दूसरा लिया है भूमि की बनावट, तीसरा लिया है इन्होंने भूजल या जल राशियां, चौथा लिया है इन्होंने मिट्टी और खनिज, पांचवा लिया है इन्होंने जीव जंतु। ये पांच इन्होंने, सॉरी जीव जंतु नहीं है, जलवायु। ये पांच तथ्य इन्होंने लिए हैं भौतिक या प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत। सांस्कृतिक वातावरण में इन्होंने मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें इसके सामने लिखना आप निवास यानी कि मकान, भोजन यानी कि रोटी, वस्त्र यानी कि कपड़ा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इन्होंने मूलभूत आवश्यकताएं ली है। इसके बाद मूलभूत आवश्यकताओं के बाद इन्होंने मुख्य पेशों को लिया है। मुख्य पेशे, मानव क्या क्या कार्य करता है, तो आखेट, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और अन्य कार्य करता है। तीसरे, इसके बाद इन्होंने इसको शामिल किया है कार्यकुशलता को। कार्यकुशलता के अंतर्गत मानव मुख्य पेशों के बाद कौन कौन से कार्यकुशलता में निपुण हो जाता है, इसमें स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, साहित्य है और इसके अलावा प्रबंधन है। फिर इसके अलावा मानव की उच्च आवश्यकताएं क्या हैं? उच्च आवश्यकताएं जिसमें इसने शामिल किया है, इसमें शामिल किया है इसने स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य नहीं है, इसमें शिक्षा को शामिल किया है इसने, मनोरंजन भी इसमें है और सामाजिक कार्य इसमें है। इसमें सरकार का गठन भी है, चौथे में सरकार का गठन। इसके बाद बीच में इसने बताया है तीन तथ्य और बताए हैं, तीन मुख्य तथ्य, जिनमें इसने एक वनस्पति, जीव जंतु और मानव, इसको शामिल किया है। ये किसके तथ्य हैं? ये है जीवन के भेद। इस तरीके से इन्होंने बताया जीवन के भेद। तीन तथ्य इसने माने हैं। ये आप डायग्राम बना लीजिए। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य हैं, दो प्रमुख वर्ग के तथ्य हैं। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत इसने पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, भूमि की बनावट, भूजल राशियाँ, मिट्टी और जलवायु को माना है। और सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत इसने मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, मुख्य पेशे मानव के कार्य, कृषि, आखेट, पशुपालन, कार्य कुशलता में स्वास्थ्य, मनोरंजन सेवाएं और उच्च शिक्षाओं में शिक्षा, मनोरंजन आदि को इसने शामिल किया है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, अगली क्लास हमारी होगी कल।